गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अब न्यूमेरिकल्स पर बढ़ेंगे। इस चैप्टर में थ्योरी अपडेट हो गया है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को अब सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, when the refractive index of glass and water, when the refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3, obtain the refractive index of glass with respect to water। B नंबर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए भाई, शुरू से हम लोग पहले बेसिक न्यूमेरिकल के चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाई न्यूमेरिकल पर भी चलते हैं। हिंदी है, जब कांच और पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, जब कांच और पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है, 3/2 और 4/3 है, तब ए नंबर कांच का पानी के सापेक्ष, ए नंबर कांच का पानी के सापेक्ष, बी नंबर पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलिए अब इसको बनाना है। दिया हुआ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, 3/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, 4/3। बताए होंगे थ्योरी में, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और अब जो निकालेंगे ग्लास और वाटर के रेस्पेक्ट में, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ए नंबर निकालना है ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, जिसका निकालना है नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा μg/μw। μg का मान, μg मतलब ये एयर के रेस्पेक्ट में, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, ये 3/2 और ये कितना है 4/3, 3/2 4/3 कितना हो गया 9/8। बी नंबर, उसके बाद क्या निकालना है, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा वाटर किसका, एयर के रेस्पेक्ट में, और फिर ग्लास
एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, 3/2 कितना हो गया 8/9। तो इस तरह का अब किसी के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा जाता है तो उम्मीद है आप अवश्य ही निकाल देंगे। क्या निकल जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले भी बोल चुके हैं किसी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट मीडियम के लिए बदलता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार का वेरिएबल कांस्टेंट है। कांस्टेंट 2 टाइप का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वेरिएबल कांस्टेंट है और ये अलग अलग मीडियम के लिए इसका मान बदल जाता है। तो अगर ये कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल कांस्टेंट है, अलग अलग मीडियम के लिए इसका मान बदलता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑब्टेन द वेलोसिटी of light in glass mu equal to 3/2। इसका हिंदी है प्रकाश का वेग कांच म्यू बराबर 3/2 प्रकाश का वेग कांच में प्राप्त करें। प्रकाश का वेग कांच में प्राप्त करें। चलिए प्रकाश का वेग कहाँ निकालना है? कांच में। तो प्रकाश का वेग हम लोगों को कांच में निकालना है। तो कांच में प्रकाश का वेग कैसे निकलेगा? अब ध्यान देना है। बताए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। v इक्वल टू c बाय म्यू। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। म्यू का वैल्यू 3/2, 3 कैंसिल। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना निकल गया? 2 × 10⁸। 2 × 10⁸। तो देखिए भाई, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल अगर आप कमांड करना चाहते हैं, आप ट्रिक लगाना चाहते हैं, तो ट्रिक लगाकर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर यूनिट का कन्वर्ट करने याद रखना होगा, उसके बाद आपको प्रोसेस रखना होगा। अगर आप ये 4 बात पर ध्यान देते हैं तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप ट्रिक जादूगरी करके नहीं बना सकते। इसलिए ध्यान दीजिए, ये फार्मूला जिसे याद है, वैल्यू जिसे याद है, तो ये बना देगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, फार्मूला, कंसेप्ट, प्रोसेस, बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर। When the ratio of refractive index of two medium is 5:4, if the velocity of light in
ए medium is 2.5 10⁸ meter per second. Obtain the velocity in other medium. हिंदी है, जब दो माध्यम में अपवर्तनांक का अनुपात 5:4 है, जब दो माध्यम में अपवर्तनांक का अनुपात 5:4 है, यदि एक माध्यम में प्रकाश का वेग 2.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग निकालें। देखो भाई, दो अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दिया हुआ है। नीचे का तो दिख रहा है सबको। देखिए, तो लाइटिंग कभी कभी ज़्यादा लाइटिंग हो जाता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर इसका हिंदी लिख चुके हैं, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। दो माध्यम में अपवर्तनांक का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है? 2.5 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरे माध्यम में वेग क्या होगा? ध्यान देना है। बताए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के वेग का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर फॉर टू मीडियम के लिए रिमेंबर पॉइंट में फार्मूला लिखाए होंगे, अभी भी बना सकते हैं। μ1/μ2 उल्टेगा V2/V1। μ1/μ2 का मान कितना है? 5/4। V2 निकालना है, ये है 2, ये है 2.5 10⁸। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हम लोगों को V2 का मान निकल जाएगा। सेकेंड मीडियम में कितना वेलोसिटी है निकल जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर V2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 इंटू 5/4 10⁸। ये हो जाएगा 12.5/4 10⁸। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3.1 कितना हुआ? 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड निकल गया। कब? जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दिया हुआ हो, एक मीडियम में लाइट का स्पीड दिया हुआ हो, तो दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब ध्यान देना है, इसको नोट करना है। If the critical angle is 30 degree, obtain the refractive index of medium. If the critical angle is 30 degree, obtain the refractive index of medium. इसका हिंदी हुआ, यदि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, यदि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तब उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यदि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए, गौर करना है, क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, 1/sin c, यानी कि sin c इक्वल टू क्या आता है, 1/μ। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि sin c का मान जब 1/μ होता है तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1/sin30 का मान 1/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना होगा, 2, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से अगर आपको क्रांतिक कोण कुछ भी दिया हुआ हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर क्रांतिक कोण दे देगा तो अपवर्तनांक निकल जाएगा, अगर अपवर्तनांक दे देगा तो क्रांतिक कोण निकल जाएगा। बहुत सारा एक से एक न्यूमेरिकल शाम 4 बजे बैच में भी बता रहे हैं, इसलिए अभी ये तो सभी तरह के स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं। जो मेहनत करने वाले लगनशील सब विद्यार्थी हैं, जिसको मेडिकल और इंजीनियरिंग डायरेक्ट निकालना होता है, वो सब विद्यार्थी के लिए स्पेशल बैच दिए हुए हैं शाम 4 से 5 बजे में। और वो प्योर न्यूमेरिकल्स है, उसमें एनसीईआरटी सब प्रॉब्लम, एसएससी वर्मा प्रॉब्लम, डीसी पांडे प्रॉब्लम, चैप्टर वाइज आईआईटी क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नीट क्वेश्चन, सब कुछ बता रहे हैं। ये तो अभी हम लोग एक टाइप धीरे धीरे सब तरह के सवाल पे चल रहे हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्रांतिक कोण का मान दे दिया, अपवर्तनांक पूछ दिया, तो इस तरह से निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, when the light is incident at angle 60 degree, then refracted through 45 degree from air to a medium, obtain the refractive index of that medium। देखिए भाई,
डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगले सवाल में अब क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, जब प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, जब प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, जब प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तब हवा से एक माध्यम में जाने पर, तब हवा से एक माध्यम में जाने पर 45 डिग्री से अपवर्तित होता है। हवा से एक माध्यम में जाने पर 45 डिग्री से अपवर्तित होता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ध्यान देना है, लाइट यहाँ पर जो एक मीडियम से आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 60 है और जो रिफ्रैक्टेड हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 45 है। ये लाइट एयर से एक मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पे साफ है, स्नेल्स लॉ यूज होगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ये पहला मीडियम एयर है, वन दूसरा मीडियम का निकालना है तो यहाँ पे म्यू टू का म्यू, म्यू वन का वन, ये हो जाएगा साइन 60 बाय हो जाएगा साइन 45, ये हो गया म्यू। लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन 60 कितना है √3/2, साइन 45 कितना है 1/√2, तो हो जाएगा √3 इंटू √2/2। इसको लिख सकते हैं √6/2। यहाँ पर √6 का वर्गमूल निकालकर मतलब स्क्वायर रूट निकालकर 2 से डिवाइड कर देना है, म्यू का मान एग्जैक्ट निकल जाएगा। ऐसे इतना भी आंसर रख सकते हैं और दशमलव में एग्जैक्ट निकालना हो तो √6 का मान निकालकर 2 से डिवाइड करके निकाल लेना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, हमको क्लास में फालतू का इधर उधर का गप सुनाने का कभी होता नहीं है। वो सब चीज़ गप सुनाने में हमको फालतू का मज़ा नहीं आता है। दिस दैट इधर उधर हमको वो सब कभी हम लोग ऐसा किए नहीं हैं। और इसलिए देखा होगा क्लास हम लोग जो चलते हैं घुसते हैं क्लास तो टू द पॉइंट एकदम चलते रह जाते हैं। अब इसलिए गौर करना है, आप सबों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि चैटिंग वोटिंग पर ध्यान ना दें और मन से अपना पढ़ते जाएं। इसलिए इधर उधर उस सब ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द डेप्थ ऑफ water in a vessel, the depth of water in a vessel is 20 centimeter. The depth of water in a vessel is 20 centimeter. Obtain the apparent depth। इसका हिंदी है, एक वेसल क्या हुआ? बर्तन। एक बर्तन में पानी का गहराई 20 सेंटीमीटर है। एक बर्तन में
पानी का गहराई 20 सेंटीमीटर है। आभासी गहराई निकालें। आभासी गहराई निकालें। एक बर्तन में पानी का गहराई 20 सेंटीमीटर है। आभासी गहराई निकालें। इसका फॉर्मूला, कंसेप्ट स्पष्ट पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर इसमें ये एक बर्तन है। इस बर्तन में जितना पानी भरा हुआ है उसका रियल डेप्थ कहते हैं। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ क्या होगा हम लोगों को निकालना है। तो अगर हम ये कहें, देखो जी इसमें पानी 20 सेंटीमीटर है, बोलो इसका आभासी गहराई क्या होगा। देखो ये बताओ इसमें क्या ट्रिक लगेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है। इसका फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आराम से निकाल लेंगे। इसमें ट्रिक जादू की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें फार्मूला याद रखेंगे आप तो बना पाएंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं A इक्वल टू टी बाय म्यू। A इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला के साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ आपको यूनिट एक सिस्टम में रखना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, इसलिए यूनिट का ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन यूनिट भी आपको न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा टी। टी कितना है जी 20। और यहाँ पर म्यू का मान वाटर के लिए बताए थे, रिमेंबर पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 4/3। 4 से 1 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 5 × 3। तो एपरेंट डेप्थ का मान 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको तुरंत निकल जाएगा, मिनट सेकंड नहीं लगेगा, निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से एपरेंट डेप्थ का मान निकल गया, कितना होगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 7। To different liquid are placed in a pot whose thickness are 10 centimeter and 15 centimeter, where the refractive index of both medium are 5/4 and 4/3. Obtain the apparent डेप्थ। नीचे तक दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? चलिए इसका हिंदी लिखिए। हिंदी है दो अलग अलग द्रव एक बर्तन में भरा गया है। दो अलग अलग द्रव एक बर्तन में भरा गया है। दो अलग अलग द्रव
एक बर्तन में भरा गया है जिसका गहराई मोटाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। जिसका मोटाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दोनों का अपवर्तनांक 5/4 और 4/3 है। दोनों का अपवर्तनांक 5/4 और 4/3 है। आभासी गहराई निकालें। देखिए भाई, गौर कीजिए, एक बर्तन है और इस बर्तन में, देखिए भाई, फिजिक्स निर्भर करता है कंसेप्ट पर। गौर कीजिए, यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें 2 प्रकार के लिक्विड को भरा गया है। 2 प्रकार के लिक्विड को भरा गया है। ये जो दोनों प्रकार का लिक्विड है, इसमें एक का मोटाई है कितना, 10 सेंटीमीटर, और दूसरे का मोटाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। पहले का अपवर्तनांक कितना है, 5/4, और दूसरे का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। तो 2 लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस दिया हुआ है। क्या निकालना है, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ अब एक का नहीं, डिफरेंट मीडियम के लिए लागू होगा फार्मूला। तो यहाँ पे 2 मीडियम है तो दोनों मीडियम का निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ फॉर 2 मीडियम हो जाएगा A = T1, A होता है ना T/μ, तो A हो जाएगा T1 + μ1 पहले का, और दूसरे का ये हो जाएगा T2, इसका हो गया T1/μ1 + T2/μ2। T1 का मान कितना है, 10, ये 5/4 प्लस T2 का मान कितना है, 15, और ये 4/3। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। नोट करना है। तो 2 माध्यम के लिए इतना होगा, तीसरे में 3 माध्यम रहेगा तो और ये फार्मूला जुड़ते जाएगा। T3/μ3 आ जाएगा। 4 माध्यम रहेगा, T4/μ4 आ जाएगा। जितना मीडियम रहेगा इस तरह से जुड़ते चला जाएगा। नोट कीजिए। एट नंबर में है A mark is on the paper. A mark is on the paper. The glass slab is placed on the surface of paper over the mark. If
it is viewed normally, then the mark looks 4 centimeter raised. Obtain the thickness of ग्लास। देखिए भाई, कोई क्वेश्चन अभी तक जितना बताए हैं एक टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड इफ यू हैव कमांड ओवर न्यूमेरिकल्स you must remember the formula, you must revise the theory, you must remember the all remember points given in the chapter। यदि आप न्यूमेरिकल पर कमांड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चैप्टर का फार्मूला एकदम कंठस्थ ओट पर याद रखना होगा। अगर आप न्यूमेरिकल पर कमांड करना चाहते हैं तो आपको पूरा रिमेंबर पॉइंट को क्लियर रखना होगा, आपको यूनिट पर हमेशा ध्यान देना होगा। देखिए टाइप नंबर 8 क्या कहता है। टाइप नंबर 8 का हिंदी है, एक कागज के ऊपर, एक कागज के ऊपर एक धब्बा है। धब्बा क्या होता है? दाग। एक कागज के ऊपर एक धब्बा है, उसके ऊपर एक कांच के प्लेट को रख दिया जाता है। एक कागज के ऊपर एक धब्बा है, उसके ऊपर एक कांच के प्लेट को रख दिया जाता है। जब उसे लंबवत देखा जाता है, जब उसे लंबवत देखा जाता है तब वह धब्बा 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई पड़ता है। जब उसे लंबवत देखा जाता है तब वह धब्बा 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई पड़ता है। कांच के प्लेट का मोटाई क्या है? कांच के प्लेट का मोटाई क्या है? चलिए भाई देखते हैं, गौर करिए। यहाँ पर ये रहा पेपर, ये एक पेपर है। पेपर सब में देखा होगा दाग सब लगा हुआ, इंक गिर गया या कुछ तेल गिर गया, कुछ गिर गया, दाग लगा हुआ सबने देखा होगा। तो यहाँ पर ये पेपर है, इस पेपर पर ये एक धब्बा है, दाग है, ये एक धब्बा है। इसके ऊपर एक कांच के प्लेट को रखा गया है। यह है ग्लास प्लेट, इसे ग्लास स्लैब भी कहते हैं। ये ग्लास स्लैब है। जब इसको ऊपर से देखा जाता है लंबवत, है ना, जब इसको लंबवत देखा जाता है तो ये जो धब्बा है नीचे से 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई पड़ता है। तो जब ये धब्बा यहाँ है और ये 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है तो ये क्या है? अपरेंट शिफ्ट है। पढ़ाए होंगे अपरेंट शिफ्ट। तो यहाँ पर ये अपरेंट शिफ्ट है, इसका मतलब ये एस का मान दिया हुआ है। अपरेंट शिफ्ट आभासी विस्थापन पढ़ाए होंगे, तो अपरेंट शिफ्ट का मान दिया हुआ है। तो कहता है कि कांच का प्लेट का मोटाई कितना है। तो कांच के प्लेट की मोटाई हम लोगों को निकालना है। ये कांच है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिमेंबर पॉइंट से पता ही है सबको, 3/2 होता है। तो यहाँ पे अपरेंट शिफ्ट का थ्योरी पढ़ाए थे। अपरेंट शिफ्ट का फार्मूला होता है μ1 माइनस
देखिए अप्रेंट शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, S इक्वल टू टी 1-1/μ। ये 1 मीडियम के लिए है, अगर और भी मीडियम बढ़ा तो इस तरह का जुड़ते जाएगा फॉर डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे हम लोगों को S का मान दिया हुआ है, कितना है 4। टी हम लोगों को निकालना है 1-1 और ये बाय 3/2, ये हो गया 4। ये टी 1-2 ऊपर चला गया, कितना हो गया 1-2/3, ये हो गया 4। ये टी 3-2 1/3 होगा। यहाँ से देख सकते हैं देयरफॉर टी का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ग्लास प्लेट की मोटाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ग्लास प्लेट की मोटाई कितनी निकला 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ग्लास प्लेट की मोटाई होगी। समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे एक पेपर है, पेपर पर एक दाग है। ये दाग को जब ऊपर से देखते हैं, ऊपर पे कांच का प्लेट रखा हुआ है, ऊपर से देखते हैं लंबवत, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखता है। 4 सेंटीमीटर जो ऊपर दिख रहा है, ये 4 सेंटीमीटर जो ऊपर दिख रहा है, ये वाजिब में अप्रेंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर हो जाए तो अप्रेंट शिफ्ट हो जाता है। तो अप्रेंट शिफ्ट हो गया, तो कितना इसकी मोटाई है पूछा गया है। म्यू का मान दिया हुआ है, ये फार्मूला पढ़ाए थे। ये सब में कोई जादू नहीं है, ये सब में कोई ट्रिक नहीं है। ये सब ट्रिक अगर कहें कि देखिए आपको ट्रिक बता दिए हम सवाल बनाने का, ट्रिक नहीं है भाई। इसमें फार्मूला है, इसको प्रूव किए हैं, फार्मूला है, ये पढ़ाए हैं कि रियल डेप्थ क्या है, अप्रेंट डेप्थ क्या है, अप्रेंट शिफ्ट क्या है, ये सब कंसेप्ट है। तो फार्मूला है, कंसेप्ट है, उसके बाद प्रोसेस है। तो न्यूमेरिकल तो इसी से बनता है। चलिए क्लियर है, आगे है अब क्वेश्चन नंबर 9। नंबर when the radius of curvature of a plano-convex lens, इसमें म्यू का मान 1.4 है, is 20 सेंटीमीटर, obtain the फोकल लेंथ ऑफ लेंस। देखिए भाई, अगर मेरा कोर्स तेज़ी से चल रहा है तो ये मत सोचना है कि मेरा पॉइंट छूटता है। पॉइंट एक भी नहीं छूट रहे हैं, सब पॉइंट पर आ रहे हैं। कोर्स मेरा तेज़ी से चलने का बस सीधा कारण है कि हम क्लास में पढ़ाई के अलावा और कुछ बात नहीं करते। हम बातचीत फालतू करने में समय नहीं बिताते। उतनी देर में हम बहुत सारा कोर्स आगे मेरा बढ़ जाता है। इसलिए कोर्स मेरा आगे बढ़ने का कारण होता है हम क्लास को एकदम जितना देर लेते हैं उतना देर एकदम टू द पॉइंट बने रहते हैं। और इसलिए आपको भी टू द पॉइंट क्लास में बने रहना चाहिए। गपशप फालतू चैटिंग पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, और इससे हमारा कोर्स बिना एक भी पॉइंट छूटे बहुत तेज़ी से हम लोगों का कोर्स आगे चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हिंदी लिखिए। जब एक समतलो उत्तल लेंस, जब एक समतलो उत्तल लेंस, कोष्ठ में लिख देना है म्यू इक्वल टू 1.4, जब एक समतलो उत्तल लेंस म्यू इक्वल टू 1.4 का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है,
का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस का फोकस दूरी निकालें। उस लेंस का फोकस दूरी निकालें। उस लेंस का फोकस दूरी निकालें। देखिए, इसमें हम लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मेनली कंपटीशन के लिए है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जब से लेंस को सिल्वरिंग किया जाता है तो उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद ही बताना था, लेकिन अब न्यूमेरिकल के बाद उसको बताएंगे क्योंकि वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस याद रखना है, उसको बताएंगे न्यूमेरिकल पूरा होने के बाद। देखिए, इसका हिंदी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है फिगर पे। ये रहा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक ही सरफेस है 20 सेंटीमीटर, और बताना है फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ इस तरह के लेंस का निकालना हो तो यहाँ पर लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करते हैं 1/r1, और यहाँ पे चूँकि कन्वेक्स है, कन्वेक्स में पढ़ाए थे क्या होगा, प्लस होगा। ये 1/f 1.4 माइनस 1/r1। r1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, ये प्लेन सरफेस है, इन्फिनिटी हो गया। और r2 क्या हो गया, 20, तो यहाँ पर ये हो गया इन्फिनिटी और प्लस ये हो गया 20। 1/f इक्वल टू कितना, 0.4, 1/इन्फिनिटी 0, और ये 1/20। 1/f इक्वल टू 0.4 बाय कितना, 20, उल्टा देंगे, f इक्वल टू 20/0.4। डिस्मल हटाने के लिए ऊपर में कितना होगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं इस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर है 10, न्यूमेरिकल नंबर है 10। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 पर चलना है। The focal length of a lens is 15 centimeter. Obtain the focal length of a lens is 15 centimeter. Obtain the focal length of that lens in air. Obtain the focal length of that lens in air. देखिए, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 10 का हिंदी। एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एयर नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है वाटर। एयर में तो पहले से ही है। ऑब्टेन द फोकल लेंथ इन वाटर लिखना है। देखिए जी, हिंदी। एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उस लेंस का पानी में फोकस दूरी निकालें। उस लेंस का पानी में फोकस दूरी निकालें। तो गौर करना है,
यहाँ पर ये जो फोकस दूरी तब शुरू में दिया हुआ है, ये तब कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एयर में, पानी में निकालने का आ रहा है। इक्वल टू व्हाट? कंसेप्चुअल क्वेश्चन का क्लास अगर आपने किया है मेरा, उसमें पढ़ाए होंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी पानी में डुबा देने पर फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। प्रूफ क्या हुआ है? तो यहाँ पर फोकस दूरी पानी में, वाटर में, एयर के तुलना में कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 4 × 15। तो फोकल लेंथ जो है वाटर में कितना निकल गया? 60 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, लेंस की फोकस दूरी पानी में हवा के तुलना में कितनी गुनी हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है। और आज के क्लास का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 11। If the critical angle in a medium is 60 degree, obtain the velocity of light in that medium। इधर दिख रहा है ना भाई? क्लियर है? लिखिए इसका हिंदी। यदि एक माध्यम में क्रांतिक कोण, यदि एक माध्यम में क्रांतिक कोण 60 डिग्री है, यदि एक माध्यम में क्रांतिक कोण 60 डिग्री है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग निकालें। उस माध्यम में प्रकाश का वेग निकालें। उस माध्यम में प्रकाश का वेग निकालें। देखिए क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है जी? 60 डिग्री। क्या निकालना है? प्रकाश का वेग निकालना है। तो पढ़ाए होंगे म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में, और बट म्यू इक्वल टू ही होता है 1/sin c। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्रकाश का वेग निर्वात में बटे माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, और अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के रूप में 1/sin से होता है। तो दोनों तो अपवर्तनांक ही है। LHS इक्वल है RHS क्या हो जाएगा? इक्वल। तो फ्रॉम, ये सब कंडीशनल क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से देख सकते हैं V0/V 1/sin कितना? C। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V इक्वल टू V0 × sin C। V0 कितना? 3 × 10⁸ प्रकाश का निर्वात में वेग। साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो प्रकाश का वेग हो जाएगा 3√3/2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर क्रांतिक कोण दिया हुआ हो तो हम लोग प्रकाश का वेग
उस माध्यम में इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग यहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए 1 से 11 नंबर तक, और टाइप का न्यूमेरिकल फिर अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन आप याद रखें, न्यूमेरिकल आपका तभी ठोस होगा, तभी आप मजबूत पकड़ बनाएंगे न्यूमेरिकल पर, जब आप पीछे जो थ्योरी पढ़ाएं SWOT के बैच में एकदम फटाफट तेज़ी से उसको अपडेट करें। उसमें सारा कुछ थ्योरी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एक भी चीज़ इसमें छूटा हुआ नहीं है। एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वो तो बार बार बोल रहे हैं उसको, वो मेनली कम्पिटिटिव टॉपिक है कंपटीशन के लिए। उसको इस न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ाएंगे, जिसमें मिरर और लेंस दोनों का कॉम्बिनेशन थ्योरी होता है, उसको पढ़ाएंगे इसके बाद। तो लेकिन सारा चीज़ पॉइंट अपडेट किया हुआ है, उसको आप क्लियर रखें, सारा न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।